हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ नोशीरो-वोरचास्की थ्योरम, जिसको हम सफिशिएंट कंडीशन ऑफ यूनिवेलेंसी भी कहते हैं। आज की वीडियो में लेक्चर में हम देखेंगे कि नोशीरो-वोरचास्की थ्योरम होता क्या है, इसका कंडीशन ऑफ यूनिवेलेंसी से क्या रिलेशन है, इसका प्रूफ देखेंगे डिटेल, ताकि हमें ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए और हमें यूनिवेलेंसी के लिए एक और कंडीशन, एक और मेथड इस थ्योरम के बाद मिल जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। इससे पहले हमने क्लास नॉर्मलाइज्ड एनालिटिक कंडीशन और बहुत ही इस क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें भी लाजमी देख लीजिए, ताकि आपको एनालिटिक फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन, ये जो टर्म हम इस लेक्चर में यूज़ करेंगे, इनका आपको पहले से ही पता हो। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। व्हाट इज़ नोशीरो-वोरचास्की थ्योरम? थ्योरम हमारे पास क्या होता है, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? बेसिकली लेट एफ ऑफ सी बी एनालिटिक फंक्शन विद द नॉर्मलाइज्ड कंडीशन एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन होता है। किस तरह का फंक्शन होता है? हम एक एनालिटिक फंक्शन देखते हैं और नॉर्मलाइज्ड कंडीशन हम लोग कौन सी लेते हैं? सिर्फ इसमें हम नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लेते हैं कि एफ ऑफ जीरो इक्वल होगा जीरो के। ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन क्या है? इफ़ रियल ऑफ e power iota alpha f of c is greater than 0 or e power iota alpha f dash of c belongs to p, then f of c is univalent where c belongs to d and d is any convex domain. ठीक है, सो बेसिकली ये थ्योरम हमें कहता क्या है, स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की, कि हमारे पास हम लोग एक एनालिटिक फंक्शन लेते हैं जिसकी नॉर्मलाइज्ड कंडीशन हम क्या लेते हैं, जस्ट ये वाली नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लेते हैं। तो अगर हम अपने फंक्शन के साथ e की पावर आयोटा अल्फा को मल्टीप्लाई करें और उसका रियल पार्ट लें तो आंसर हमारे पास जस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, या ये कंडीशन हो या ये हो, एक ही बात है। या रियल पार्ट ले लें या पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, देन आप उसको e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बिलोंग करना चाहिए p से। ठीक है, p क्लास क्या होती है, इस पर भी डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है मैंने अपने चैनल पे, सो उसको आप लाजमी देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि हम p क्लास किसको कह रहे हैं। सो तो हमारे पास इस तरह का अगर फंक्शन होगा जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिवेलेंट फंक्शन है वेयर z बिलोंग्स टू d, और d हमारे पास क्या है, d हमारे पास कोई भी एक कन्वेक्स डोमेन है। सो प्रूफ देख लेते हैं इसका। ओके, सो प्रूफ है हमारे पास, लेट z1 एंड z2 बिलोंग्स टू d। अभी हमने कहा है कि हम z जो है वो ऐसा लेते हैं जो d से यानी कि कन्वेक्स डोमेन से बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, सो हमने z1 और z2 ले ली हैं जो कि d से बिलोंग करें यानी कि कन्वेक्स डोमेन से। ये किस तरीके की एलिमेंट्स है हमारे पास? z1 इज़ नॉट इक्वल टू z2, यानी कि ये दोनों सेम नहीं है। z1 इज़ नॉट इक्वल टू z2 का क्या मतलब है, यानी कि z1 फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है और z2 हमारे पास 2 है। सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, इस तरीके के हम एलिमेंट्स ले रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, वी इंटीग्रेट एफ डैश ऑफ सी अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट हम ले रहे हैं? हमने अपने फंक्शन को लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग जो इंटीग्रेट करना होता है, बट फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन अ लाइन सेगमेंट विच इज़ इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करें, z विच इज इक्वल टू z1 प्लस z2 माइनस z1 ऑफ t, एंड t हमारे पास कहाँ लाई करा है, t इज लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इस पे अब हमने एफ ऑफ सी जो है उसको इंटीग्रेट करवाना है। किस तरीके से, जैसा यहाँ पे भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि डी जो है वो हमारे पास एक कन्वेक्स डोमेन है। सो सिंस डी इज कन्वेक्स सो एल लाइज इनसाइड डी। हम कहते हैं डी हमारे पास कन्वेक्स डोमेन है, तो ये जो लाइन सेगमेंट हम ले रहे हैं ये भी इस कन्वेक्स डोमेन के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आता है, नाउ सॉल्व इंटेग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ सी डी सी। ये हमने सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है बच्चों? क्योंकि हमने सबसे पहले स्टेप में कहा था कि हम दो जी ले रहे हैं, z1 और z2, जो कि d से कन्वेक्स डोमेन से बिलोंग करें। और ये किस तरीके के एलिमेंट है, z1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये थ्योरम आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझ आ सके। सबसे पहला स्टेप है जब हमने z लिया है, सेकंड स्टेप है जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड स्टेप में ही हम लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग इंटीग्रेट करें, तो हमने अपनी लाइन सेगमेंट डिफाइन कर दी है। अब हमने करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना था। सो एफ डैश ऑफ सी को हमने इंटीग्रेट कर लिया है डी ऑफ सी, यानी कि यही चीज़ हमने स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करनी थी। ओके, सो इसको हम स्टेप नंबर 3 कह देते हैं। इसमें हम क्या कह रहे हैं, वही जो हमने लाइन के लिए एल डिफ़ाइन किया था, यानी कि वही जो हमने लाइन डिफ़ाइन की है वो हमने लिख ली है। अब हमने करना क्या है, डी ऑफ जी ले लेने हैं। क्यों लेना है? बिकॉज हमने फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है, हमें इंटेग्रल ऑफ
एफ डैश ऑफ जी डी जी जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसके लिए हमें जी पता होना चाहिए, जी पता होगा तभी हम उसका डेरिवेटिव ले सकेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास ये वाली चीज़ आ सके। सो जी हमारे पास गिवन है, हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया है। डेरिवेटिव किस तरीके से लेंगे, जस्ट हमारे पास यही वाली चीज़ रह जाएगी, वाई बिकॉज हम टी के रिस्पेक्ट से, और यहाँ से हमारे पास डी ऑफ टी आ जाएगा। ये इसको हम एज अ कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, इसलिए ये वाली चीज़ जो है वो कैंसिल हो गई है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने एफ ऑफ जी टू माइनस एफ ऑफ जी वन करना है, क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स लिए थे जो डी से बिलोंग करें, तो उनका डिफरेंस हमने ले लेना है, वो इक्वल होगा हमारी इंटीग्रेशन के, यानी इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ जी डी सी। अब यहाँ से ये स्टेप हमारे पास इक्वल हो जाएगा। लिमिट हमने कहाँ डिफाइन की थी, लिमिट हमारे पास थी कि ये हमारे पास 0 और 1 के बिटवीन ही लाई कर रहा है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन को हम 0 to 1 ले लेते हैं, एफ डैश ऑफ सी टी और डी सी की जगह ये जो हमने ऊपर वैल्यू फाइंड आउट की है, डी सी की जगह हमने जस्ट ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगी, राइट साइड पे हम क्या करें हैं, ई की पावर आयोटा एल्फा 0 to 1 इंटीग्रेशन ई की पावर आयोटा एल्फा एफ डैश ऑफ जी टी जी टू माइनस जी वन डी टी। अब देखें ये वाली चीज़ हमारे पास एज इट इज़ रही है सारी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही ईजी स्टेप है, कुछ भी नहीं किया है। देखें ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा और ई की पावर आयोटा अल्फा हमने लिख दिया है, माइनस पावर वाले को बाहर लिख दिया और प्लस वाले को अंदर लिख दिया है। ये स्टेप बच्चों हमने कैसे लिखा है, ई की पावर आयोटा अल्फा डॉट ई की पावर आयोटा अल्फा। हमें पता है कि जब भी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि माइनस आयोटा अल्फा प्लस आयोटा अल्फा, ठीक है। सो माइनस और प्लस साइन की वजह से ये चीज़ कैंसल आउट हो जाएगी। सो वी हैव लेफ्ट आउट विद ई रेज़ टू द पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। सो बेसिकली हमने किया क्या है, यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं कि हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करें। जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ आती है, तो हमने इस 1 की जगह ये वाला जो 1 है यहाँ पे हमने ई की पावर आयोटा अल्फा और ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दो वैल्यूज़ जो हैं वो प्लेस कर दी हैं। ई की पावर आयोटा अल्फा ही क्यों प्लेस किया है, बिकॉज हमने थ्योरम में ये चीज़ ली है कि ई की पावर आयोटा अल्फा एफ ऑफ सी का रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, ठीक है। ऐसी कंडीशन ही हमने अपने थ्योरम में ली थी। अगर ऐसा आएगा तो फिर हम कहते हैं कि वो जो ये चीज़ होल्ड कर रही है, तो फिर हम कहते हैं कि ये नोशीरोवर-चास्की की कंडीशन होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब यहाँ से हमने इसको अगेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसको हम फोर्थ स्टेप का नाम दे देते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा इज़ नेवर एवर इक्वल टू 0। हमें पता है कि ये तो एक टर्म है ना, ये 0 तो नहीं है यहाँ पे कि हम इसको 0 के इक्वल लिख सकते हैं, ये तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकती ना। ये टर्म 0 के इक्वल हो सकती है, यहाँ से हमने लिख दी ना। ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो सकती है, ये वाली टर्म क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज Z2 माइनस Z1 है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि Z2 इज इक्वल टू Z1, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो कौन सी टर्म हमारे पास 0 के इक्वल हो सकती है, लेट्स सी, वी हैव लेफ्ट आउट विद दीज टर्म्स। सो ई रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा एफ डैश ऑफ सी टी, इस टर्म को भी हमने 0 के इक्वल लिख लिया है, बट अगेन इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या कर लेंगे, सो द राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन विल नेवर बी 0, ठीक है। तो ये राइट साइड हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। हमने बारी बारी पहले इसको चेक किया, ये 0 के इक्वल नहीं है, देन इसको चेक कर लिया, देन इसको चेक कर लिया। क्या तीनों चीज़ें जब 0 के इक्वल नहीं है, अगर एक भी 0 के इक्वल होती तो जब वो बाकियों से मल्टीप्लाई होती तो 0 हो जाती, बट यहाँ पे एक भी टर्म 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी पूरी राइट हैंड साइड जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही, ठीक है। Since Z1 is not equal to Z2 and E power iota alpha is never equal to 0, and so the real of E power iota alpha f dash of C is never equal to 0, ठीक है। ये क्या है, ये वही तीन चीज़ें हैं जो भी हमने ऊपर पुट की हैं। जैसे ये इज़ नॉट इक्वल टू Z2, ये चीज़ हमारे पास कहाँ से आई है, ये चीज़ हमने इसको देख के कहा है। वही वाले स्टेप बच्चों अगेन रिपीट किए हुए हैं। ई रेज़ टू द पावर आयोटा अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हमने किस बात को अगेन लिखा है, यही वाला जो अभी हमने ऊपर से लिखा है। और थर्ड हमारे पास ये वाली टर्म कहाँ से आई है, यहाँ से। ये जो थर्ड टर्म हमने लिखी थी इसका हमने रियल ले लिया है, तो इसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। ये चीज़ हम खुद से अज्यूम करें, क्योंकि ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि अगर हम इसका रियल पार्ट लेते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। सो जब भी अब हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या थी, एफ ऑफ C2 माइनस एफ ऑफ C1। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एफ ऑफ C2 माइनस एफ ऑफ C1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। वाई नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज आर राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं थी, इसलिए हमने नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ से जब ये माइनस एफ ऑफ C1 दूसरी साइड पर जाएगा, प्लस एफ ऑफ C1 बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास इक्वल नहीं होगा, यानी कि एफ ऑफ C2 एफ ऑफ C1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सिंस f इज़ यूनिवेलेंट, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा f जो है यानी कि फंक्शन जो है वो यूनिवेलेंट है, ठीक है। इस तरीके से नोशीरोवर-चास्की थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। बहुत ही इजी थ्योरम है, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट
टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी। सो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा, आई होप सो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को बच्चों लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स हाई मैथमेटिक्स पे लाते रहें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों हम बहुत ही जल्द करेंगे, जिसमें हम यूनिवेलेंसी कंडीशन जो है वो बाय द हेल्प ऑफ नोशीरो-वोरचास्की थ्योरम भी देखेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।